हेलो और वेलकम स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम अब बात करेंगे हमारे फर्स्ट सेम एनालिसिस के जो हमारी सीरीज चल रही है उसके नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि होगा ग्रेविमेट्रिक टाइट्रीमेट्रिक मेथड, या जिसे कहा जाता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है अगर बात की जाए टाइट्रेशन के फॉर्म में, क्योंकि ये वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन से थोड़ी सी हटकर होती है। अगर हम वॉल्यूमेट्रिक की बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक के अंदर बेसिकली ये होता है कि वॉल्यूम के बेसिस पे हम ड्रग को है वो एनालाइज करते हैं और उसकी प्यूरिटी को डिटरमाइन करते हैं। तो बेसिकली यहां पर होता ये है कि आप यहां पर प्यूरिटी जो आप वॉल्यूम के बेसिस पे जो ड्रग को एनालाइज कर रहे हैं, तो यहां पर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव एनालिसिस में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। अब मैं पहले आपको क्लियर करता हूं कि क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव आखिरकार होता क्या है। अगर हम बात करें क्वालिटेटिव का मतलब ये होता है कि अगर कोई ड्रग है और वो 100 mg प्रेजेंट है, सैंपल के अंदर एक कोई ड्रग है और वो 100 mg प्रेजेंट है, तो आपको बस पता चलेगा कि ड्रग कौन सी है, वो कितनी मात्रा में प्रेजेंट है ये आपको नहीं पता चलेगा। इसे कहा जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। केवल ड्रग की प्रेजेंस, जैसे पैरासीटामोल है तो आपको पता चलेगा पैरासीटामोल है, बट पैरासीटामोल कितनी मात्रा में प्रेजेंट है ये आपको पता नहीं चलेगा। अब बताता हूं क्वांटिटेटिव में आपको ये होता है कि क्वांटिटेटिव के अंदर आपको ये भी पता चलेगा कि पैरासीटामोल है और ये भी पता चलेगा कि वो कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। तो क्वालिटेटिव के अंदर केवल आपको उसकी प्रेजेंस पता चल रही थी कि वो उपस्थित है, बट क्वांटिटेटिव के अंदर आपको दोनों चीजें पता चलेंगी कि वो प्रेजेंट भी है और कितनी मात्रा में प्रेजेंट है। मतलब पैरासीटामोल है और वो 100 mg है, ये आपको क्वांटिटेटिव के अंदर पता चलेगा, और क्वालिटेटिव के अंदर आपको केवल इतना पता चलेगा कि वहां पर पैरासीटामोल प्रेजेंट है। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर अधिकतर होता यह था कि वॉल्यूमेट्रिक, जितने भी हम वॉल्यूमेट्रिक मेथड यूज करते हैं, एग्जांपल के लिए एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस, ठीक है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन, ये सारी टाइट्रेशन जो थी बेसिकली ये केवल आपको प्रेजेंस बता रही थी, मात्रा का भी पता चलता था बट एक्यूरेट नहीं पता चल पाता था आपको। तो केवल आपको क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन हो पाता था, क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन नहीं हो पाता था। इस वजह से ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का यूज होने लगा, क्योंकि ये दोनों चीजें बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट बताती है, मतलब क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन भी और क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन भी। जबकि बाकी वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स जो थी वो केवल कह सकता हूं कि केवल क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन तो अच्छे से कर पाती थी, बट क्वांटिटेटिव डिटर्मिनेशन उनका एक्यूरेट नहीं होता था, करती थी बट एक्यूरेसी नहीं थी। इस वजह से एक नई मेथड डेवलप की गई जिसे कहा गया ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। बेसिकली इसका जो नाम है ग्रेविमेट्रिक, उसका मतलब यही होता है, ये कह सकता हूं कि एक ग्रीक वर्ड है जिसमें ग्रेवी और मेट्रिक, ग्रेवी का मतलब होता है वेट और मेट्रिक का मतलब होता है मेजर, मतलब वेट को मेजर करना ही ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कहलाता है। तो बेसिकली इसके अंदर होता यह है कि अगर आप वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स की बात करें तो वॉल्यूमेट्रिक मेथड्स के अंदर क्या होता था, आप टाइट्रेशन स्टार्ट करते थे, इंडिकेटर डालते थे, कलर चेंज होता था और कलर चेंज के बेसिस पे यहां पर क्या होता था कि एनालिसिस कंप्लीट हो जाती थी। बट ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर ऐसा नहीं है, यहां पर कलर चेंज नहीं होता है, यहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। तो प्रेसिपिटेट फॉर्म होने के बाद ही यहां पर टाइट्रेशन कंप्लीट होती है। तो आप यहां पर जो आपका सैंपल का प्रेसिपिटेट बना है, उस प्रेसिपिटेट को ही आप फर्दर प्रोसेस के थ्रू उसका वे करके आप उसका वेट भी डिटरमाइन कर सकते हैं और उसकी प्रेजेंस भी डिटरमाइन कर सकते हैं। तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर प्रेसिपिटेट फॉर्म होने के बाद ही टाइट्रेशन जो होती है, मतलब जो टाइट्रेशन का एंड पॉइंट होता है वो प्रेसिपिटेट फॉर्म होना होता है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट सेम के अंदर जो जिस सिलेबस की हम बात कर रहे हैं, यहां पर दो चीजें रखी गई हैं, एक है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की स्टेप्स और दूसरी है उसमें प्रेजेंट होने वाली इंप्यूरिटीज, मतलब प्रेसिपिटेट के अंदर किस टाइप की इंप्यूरिटीज पाई जाती हैं। तो बिल्कुल इजी में मैं आपको ये समझाऊंगा कि किस टाइप की इसकी स्टेप्स होती हैं और इसके अंदर इंप्यूरिटीज किस टाइप की प्रेजेंट होती है। बिल्कुल इजी वे में, आपको बिल्कुल भी रटने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल जैसा मैं आपको समझाता जाऊंगा एग्जाम में भी आप उस टाइप से लिख सकते हैं। बिल्कुल आपको बिल्कुल कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल आप अपने दिमाग के अंदर बस एक इमेजिनेशन करना कि आप ये स्टेप करते जा रहे हैं और इसके अंदर क्या प्रॉब्लम आ सकती है। तो मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले स्टेप्स ऑफ ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। तो स्टेप्स जो होती है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की, उसमें सबसे पहले क्या होता है, आप टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं।
टाइट्रेशन परफॉर्म करने के बाद क्या होता है कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट फॉर्म हो गया आपका, अब आप प्रेसिपिटेट को निकालेंगे और उसको क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने के बाद आप क्या करेंगे, फिल्टर कर लिया, अब फिल्ट्रेट को आपने निकाला आपकी फनल से और उसको आप क्या करेंगे, उसके अंदर वो गीला हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर सॉल्वेंट भी मिक्स होगा, तो आप उस सॉल्वेंट को उड़ाएंगे तो उसको आप क्या करेंगे, ड्राई करेंगे। तो ड्राई हो गया, ड्राई करने के बाद हो सकता है कि उसके अंदर कुछ इंप्यूरिटी प्रेजेंट हो, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उस इंप्यूरिटी को हटाना पड़ेगा। तो उस इंप्यूरिटी को हटाने के लिए क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि इंप्यूरिटी को जला दें, बर्न कर दें। तो हम उसको क्या करेंगे, इग्निशन करेंगे। इग्निशन करेंगे तो उसके अंदर की इंप्यूरिटी जो होगी वो जल जाएगी। अब हम जो हमारे पास जो प्रोडक्ट बचेगा, जो ड्राई भी हो चुका है, उसका इग्निशन भी हो चुका है, अब हम उसका क्या करेंगे, वेट कर लेंगे, मतलब उसका वजन कर लेंगे। वजन करने के बाद हम उसको कैलकुलेट कर लेंगे और ये हमारी टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो ये उसकी स्टेप्स होती हैं। साइड में भी मैंने अभी स्टेप्स लिख दी है, तो आप यहां से भी देख के समझ सकते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि इन स्टेप्स के अंदर किस टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं और उन प्रॉब्लम्स को हमको कैसे सॉर्ट आउट करना है, ये भी आपको स्टेप्स के अंदर पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बारी बारी से आपको समझाता जाऊंगा कि जो ग्रेविमेट्रिक की जो स्टेप्स होती हैं उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और वैसे ही आपको एग्जाम में पॉइंट बना के लिखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, टाइट्रेशन स्टार्ट करेंगे। तो टाइट्रेशन के अंदर सबसे पहले तो आपको स्टैंडर्ड ऊपर फिल करना है ब्यूरेट के अंदर, और कोनिकल फ्लास्क में आपका सैंपल ले लेना है और उसको सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर देना है। अब यहां पर होगा क्या कि आपको दो तीन चीजें यहां पर याद रखनी है कि सिंपल सी बात है कि आप जब स्टैंडर्ड बना रहे हैं तो सिस्टमेटिक स्टैंडर्ड बनाएं। सारे ग्लासवेयर, ब्यूरेट, कोनिकल फ्लास्क जो है वो सिस्टमेटिकली वॉश कर लें। उसके अलावा आप जो सैंपल ले रहे हैं तो सैंपल जो सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि प्रेसिपिटेट बनाने के लिए पर्टिकुलर सैंपल की पीएच को भी मेंटेन करना पड़ता है। तो आप सॉल्वेंट के साथ पीएच को मेंटेन करें। पीएच बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार प्रेसिपिटेट जो होता है वो सॉल्वेंट में जो पीएच है वो पीएच कंडीशन प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं हो पाती है और प्रेसिपिटेट नहीं बन पाता है। तो आप पीएच को प्रॉपर्ली मेंटेन कर लें। दूसरे पॉइंट पे हम बात करते हैं प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन। प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हमारा ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस अगर आप कर रहे हैं तो आपको प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करना बहुत जरूरी है। अगर आपका प्रेसिपिटेट ही फॉर्म नहीं होगा तो आगे की प्रोसेस नहीं बढ़ पाएगी। तो अगर आपकी ड्रग नेचुरली प्रेसिपिटेट बन रहा है, मतलब प्रेसिपिटेट बन रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर प्रेसिपिटेट नहीं बन पा रहा है और सिस्टमेटिकली नहीं बन पा रहा है तो आपको दो तीन चीजें करनी पड़ेगी जिस वजह से प्रेसिपिटेट बने। सबसे पहले तो आपको प्रेसिपिटेटिंग एजेंट मिलाना पड़ेगा। कुछ एजेंट्स होते हैं जो प्रेसिपिटेट फॉर्म करने में काफी मदद करते हैं, तो आपको सैंपल के अंदर वो मिक्स करना है या सॉल्वेंट आपको ऐसा यूज करना है जो प्रेसिपिटेट बनवाए। उसके अलावा आपको ये करना है कि कॉमन आयन इफेक्ट का ध्यान रखना है, जिसे हम डाइजेशन कहते हैं। डाइजेशन का मतलब ये होता है कि अगर प्रेसिपिटेट ना बने तो आपको क्या करना है कि सॉल्वेंट को काफी चिल्ड रखना है, मतलब काफी ठंडा रखना है, या कोशिश करें कि बर्फ में उसको रख दें। तो उससे होगा ये कि जब ठंडा कहते हैं कि जब कूलिंग होगी तो कूलिंग में प्रेसिपिटेट काफी अच्छा बनता है। अगर आप उसको बार बार गर्म करेंगे या आप हीट में करेंगे या तो फिर लैब का एटमॉस्फेयर काफी गर्म है तो आपका प्रेसिपिटेट बनने में काफी तकलीफ आएगी। तो जैसे आप गर्मियों में कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहे हैं मई और जून की, और वहां आपकी लैब काफी गर्म होगी, तो उस कंडीशन में प्रेसिपिटेट बनने में काफी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि हीट होगी, गर्म होगी। तो गर्मी से कई बार हॉट अगर टेम्परेचर होता है, गर्म टेम्परेचर होता है तो प्रेसिपिटेट बनने में काफी प्रॉब्लम आती है। तो उसको आप हल्का हल्का ठंडा करें। ठंडा करने से होगा ये कि उसके अंदर न्यूक्लिएशन की प्रोसेस होगी, मतलब जितने भी पार्टिकल्स है वो आपस में जुड़ेंगे और एक बड़ा पार्टिकल बना लेंगे जिससे प्रेसिपिटेट बनेगा। सीधी बात है, अगर पार्टिकल साइज काफी छोटी छोटी होगी तो प्रेसिपिटेट बन ही नहीं सकता है, वो आपके सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व होता रहेगा। तो आपको कोशिश करनी है कि पार्टिकल साइज बढ़े। पार्टिकल साइज बढ़े मतलब उसके अंदर डाइजेशन हो। डाइजेशन जो टर्म होती है उसका मतलब ये होता है न्यूक्लिएशन होना, मतलब सारे पार्टिकल्स आपस में जुड़े और एक बड़ा पार्टिकल बनाए, और बड़ा पार्टिकल जब बनेगा तो आपको प्रेसिपिटेट नीचे जमता हुआ दिखाई देगा। तो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीएच मेंटेन होनी चाहिए, टेम्परेचर जितना ठंडा हो उतना अच्छा हो, और कॉमन आयन इफेक्ट हो जिसे हम डाइजेशन भी कह सकते हैं, न्यूक्लिएशन भी कह सकते हैं। तो इन चीजों से आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो जाएगा। अब हम दूसरी स्टेप की बात करते हैं। आपका प्रेसिपिटेट अब बन चुका है तो अब हम क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने में हमको क्या क्या चीजें याद रखनी है। फिल्टर करते टाइम आपको याद रखना है कि फिल्टर पेपर आप प्रॉपर लें। ऐसा फिल्टर पेपर ना लें जो गल जाए, या अगर आप कोई एसिडिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, बेसिक सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं, तो अगर एसिडिक करेंगे तो पता चला फिल्टर पेपर ही जल जाए।
तो जलने की वजह से फिल्टर रेट प्रॉपर नहीं हो पाएगा। जब आप फिल्ट्रेशन करें तो प्रॉपरली फिल्ट्रेशन करें, ऐसा नहीं हो कि साइड से आपका जो है सॉल्वेंट गिर रहा है, आपका जो प्रेसिपिटेट है वो भी गिर रहा है या जम रहा है। फनल की साइज थोड़ी सिस्टमेटिक लें, ऐसा नहीं कि फिल्टर पेपर बाहर की तरफ निकल रहा है, गीला हो रहा है। तो ये सब चीजें का ध्यान रखेंगे तो आपका फिल्ट्रेशन प्रॉपर होगा। दूसरी चीज ये कि फिल्ट्रेशन के टाइम आपको बिल्कुल सिस्टमेटिकली और केयरफुली फिल्टर करना है जिससे आपका प्रॉपर फिल्टर हो। फिर उसके अलावा फिल्ट्रेशन के बाद जो अगली स्टेप होती है वो होती है ड्राइंग। अब आपका फिल्ट्रेट जो है वो ऊपर फिल्टर पेपर पे इकट्ठा हो चुका है, सारा सॉल्वेंट जो है वो नीचे बह चुका है। अब क्या होगा कि सॉल्वेंट के अंदर आपका जो प्रेसिपिटेट होगा वो काफी गीला होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है उसको इवापोरेट करना पड़ेगा। इवापोरेट करने के लिए आप उसको ड्राइंग करेंगे, तो ड्राइंग करने के लिए आपको ड्रायर पे ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर किन किन बातों का ध्यान रखना है ड्राइंग करते टाइम? सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि आप फिल्टर पेपर को सिस्टमेटिकली निकालें और ड्रायर तक शिफ्ट करें। यहाँ पर आपका प्रेसिपिटेट बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए, मतलब वो गिरे नहीं। अगर वो गिरेगा तो सीधी बात है आपको नुकसान हो जाएगा, आपका प्रोडक्ट मिस हो जाएगा। तो गिरे नहीं, उसके बाद आप उसको सिस्टमेटिकली वे में रखें। दूसरी चीज ये कि आप जो यहाँ पर आप ड्राई कर रहे हैं तो टेम्परेचर कम रखें, 40 से 50 डिग्री सेल्सियस रखें। अगर आप यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो होगा ये कि ड्राइंग के साथ वो इग्नाइट भी हो जाएगा, मतलब वो जल भी जाएगा। तो इस चीज का आप ध्यान रखें कि ड्राई के लिए टेम्परेचर थोड़ा सा कम रखें। उसके अलावा आप एक चीज और ध्यान रखें कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट है तो अगर वो लग रहा है कि आपको फिल्टर पेपर में प्रॉपरली नहीं हुआ है तो आप उसको किसी दूसरी चीज के ऊपर ले लें, मतलब ग्लास के ऊपर रख लें, आपका प्रोडक्ट शिफ्ट कर लें। फिल्टर पेपर ही ग्लास के ऊपर रख दें या पोर्सिलेन के ऊपर रख दें, या चाहे तो स्टील के आप कोई स्टील का कोई पार्ट ग्लासवेयर ले सकते हैं, ऐसा कुछ जिसके ऊपर आप रख सकते हैं। दूसरी चीज ये कि आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी ड्रग जो है वो उसके साथ रिएक्शन तो नहीं कर रही है। अगर आप जैसे ग्लास के साथ लेना तो ग्लास के साथ रिएक्टिव तो नहीं है, स्टील के साथ तो नहीं है, वो रिएक्शन का भी ध्यान रखें। अगर रिएक्शन हो जाएगी, अगर आपने मान लो आपने अपना जो प्रोडक्ट है वो आपने ग्लास के अंदर रख दिया और ग्लास के साथ ही रिएक्शन कर ली तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसके अलावा आपका जो स्टील का अगर कोई इक्विपमेंट है तो स्टील के साथ वो रिएक्शन कर सकता है। तो इन चीजों का आप ध्यान रखें। दूसरी चीज ये होती है कि अब हम हमारे अगले पार्ट जो हमारी अगली स्टेप होगी वो होगी इग्निशन। इग्निशन ड्राइंग के बाद होने वाली स्टेप्स होती है। तो आपने एक बार उसको ड्राई कर लिया, ड्राई का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 40 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में। एक बार आपने 40 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में उसको आपने ड्राई कर लिया, अब हम उसको करेंगे इग्नाइट। तो ड्राइंग जो प्रोसेस होती है उसके अंदर होता है ये कि जो सॉल्वेंट होता है हम उसको इवोपरेट कर देते हैं। तो अब आपका प्रोडक्ट जो है बिल्कुल ड्राई हो गया। अब ड्राई होने के बाद हम क्या करते हैं कि उसके अंदर अगर कोई इंप्यूरिटी है तो हम उसको बर्न करते हैं, मतलब उसको जलाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हल्का सा टेम्परेचर बढ़ा देते हैं, मतलब ड्राइंग जो है वो 40 से 50 डिग्री सेल्सियस पे हो रही थी तो हम उसको इग्नाइट करेंगे, मतलब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा देंगे, मतलब 100 डिग्री सेल्सियस तक, 90 डिग्री पे। या तो फिर आप ऐसा कर सकते हैं या उसको गर्म कर सकते हैं, डायरेक्ट फ्लेम के कांटेक्ट में लाके आप उसको गर्म कर सकते हैं, तो वो भी इग्निशन ही कहलाता है। तो उसके अंदर होता ये है कि हम जो इंप्यूरिटी होती है उसको बर्न कर देते हैं। यहां तक कि जो फिल्टर पेपर होता है, जो आपका जो प्रोडक्ट है वो फिल्टर पेपर पे रखा हुआ होगा तो फिल्टर पेपर पे भी आपका प्रोडक्ट जो होगा वो चिपक जाएगा। तो होगा ये कि इग्निशन के अंदर ये होगा कि आपका जो फिल्टर पेपर है वो भी बर्न हो जाएगा, जल जाएगा। तो होगा ये कि उसकी जो ऐश होगी वो भी उसके अंदर नहीं बचना चाहिए, तो आपके पास जो होगा आपका प्योर प्रोडक्ट होगा। तो इग्निशन के अंदर आपको 2-3 चीजें याद रखनी है। पहली चीज तो इंपॉर्टेंट यही है कि आप इतना ज्यादा टेम्परेचर ना बढ़ाएं या इतना ज्यादा बर्न ना करें कि आपका जो प्रोडक्ट है वो ही जल जाए, उसका आपको ये ध्यान रखना है। मतलब आपको उसका मेल्टिंग पॉइंट पता होना चाहिए। अगर आप मेल्टिंग पॉइंट से ज्यादा उसको जला दोगे, इग्नाइट कर दोगे, तो सीधी सी बात है वो पूरी तरीके से जल जाएगा और आपको प्रोडक्ट मिलेगा नहीं। और इग्निशन आपको बहुत ही कम टाइम के लिए करना है, ज्यादा देर तक नहीं करना है। ड्राइंग, इग्निशन ये बहुत कम टाइम पे करना है। और एक चीज और ये मैं आपको एक और बताता चलूं कि ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की रीजन यही है कि ये स्टेप, ये जो प्रोसेस है ये बहुत जल्दी होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर स्टेप्स काफी ज्यादा हैं। अगर आप जितना ज्यादा टाइम लगाओगे आपका प्रोडक्ट जो आएगा वो भी काफी ज्यादा टाइम लेगा। तो आपको इन चीजों का भी ध्यान रखना है। तीसरी चीज, आपका एक बार प्रोडक्ट इग्निशन हो गया है, वो बर्न हो चुका है, तो अब आपको क्या करना है, आपके सैंपल का वेट कर लेना है। सैंपल का वेट करने के लिए भी इंपॉर्टेंट ये है कि आपको जो आपका वेइंग बैलेंस है उधर आपको सिस्टमेटिकली सैंपल को ट्रांसफर करना है, उसको प्रॉपरली वे करना है। सैंपल बिल्कुल भी लॉस नहीं होना चाहिए। उसको ट्रांसफर करने के लिए आपको ध्यान रखना है, सिस्टमेटिकली वे करना है, एक्यूरेसी से वे करना है। और वे करने के बाद आपके पास जो भी रिजल्ट आता है उसको फिर आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो आपको कैलकुलेशन जो वे होगा उसके बाद ही आपको कैलकुलेट करना है। तो वे जो होगा वो आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो सारी स्टेप्स में आपको केयरफुली परफॉर्म करना है, तभी आपका जो
वे करने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। तो ये इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो मैं एक बार और ग्रेविमेट्रिक की स्टेप्स आपको बता देता हूं। पहले आप टाइट्रेशन करेंगे, फिर प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा, उसके बाद फिल्ट्रेशन करना है, उसके बाद उसके बाद ड्राइंग करनी है, फिल्ट्रेशन के बाद ड्राइंग होगी, ड्राइंग के बाद आपको इग्निशन करना है, इग्निशन के बाद आपको वे करना है, सैंपल आपका जो प्रोडक्ट होगा सैंपल को वे करने के बाद आपको उसको कैलकुलेट करना है। तो ये स्टेप्स जो होती हैं बेसिकली ये ग्रेविमेट्रिक की स्टेप्स कहलाती हैं, और इसी स्टेप्स को फॉलो करके आपका जो फाइनल प्रोडक्ट होगा वो बनेगा और आपका रिजल्ट जो होगा वो एक्यूरेट आएगा। तो ये जो मैंने आपको बिल्कुल सिंपल, और यहां पर आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस इन सिंपल स्टेप्स को ही आपको एग्जाम के अंदर लिखना है, और इन्हीं स्टेप्स के अंदर जो जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं इन्हीं पॉइंट्स को आपको एग्जाम के अंदर लिखना है। मतलब इसके अंदर पढ़ने की रटने की कोई जरूरत नहीं है, बस आपको एक इमेजिनेशन करना है कि आप एक टाइट्रेशन परफॉर्म कर रहे हैं, और ग्रेविमेट्रिक टाइट्रेशन, और उसके अंदर ये स्टेप्स हैं और जिसके अंदर आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, और ये चीजें आपके रिजल्ट को किस टाइप से इफेक्ट करेंगी और ये कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करेंगे प्रेसिपिटेशन के अंदर प्रेजेंट होने वाली इंप्यूरिटीज क्यों। तो बने रहिए हमारे साथ। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ईमेल आईडी हो या चाहे उसका मोबाइल नंबर हो हमारा, वो सभी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई पीएचडी वर्क से जुड़े हुए हैं, या आप कोई ऐसे कोर्स से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, या आपके पास कुछ ऐसे सैंपल हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे ही रन हो सकते हैं बट वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराता है, और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने हमारे लिंक बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराई है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो देखते रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।